और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज प्राचीन भारत का तीसरा प्रैक्टिस सेट। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य को अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस अवधि के दौरान ज्ञान के किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई? बताइए दोस्तों। दोस्तों, गुप्त काल के दौरान क्या नारीवाद के क्षेत्र में ज़्यादा प्रगति हुई? नहीं। मातृतंत्र? बिल्कुल नहीं। लैंगिक समानता? कोई विशेष प्रमाण नहीं मिलते हमें। लेकिन विज्ञान, कला और साहित्य के क्षेत्र में उन्नति हुई थी, इसलिए इसका सी सही होगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त द्वारा दक्षिण पथ के कितने शासकों को पराजित किया गया था? बताइए दोस्तों। दोस्तों, समुद्रगुप्त जैसे दक्षिण भारत में कितने शासकों को पराजित किया था? समुद्रगुप्त जैसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसने दोस्तों उत्तर भारत में 8 शासकों को पराजित किया था, जबकि दक्षिण भारत में 12 शासकों को पराजित किया था। तो इसका भी सी सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना खाली जगह द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी। बताइए किसने की थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना? दोस्तों इसका उत्तर है ए, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने 450 ईस्वी पूर्व में इसकी स्थापना की गई थी। 450 ईसा पूर्व। और ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म तीनों का शिक्षा का केंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट कौन था या थे? बताइए। SSCGD 2021 का ये प्रश्न 2 बार पूछा गया। तो दोस्तों महाराजा धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति खाली जगह में संकलित की गई है। बताइए प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में संकलित की गई थी? दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त का स्तंभ लेख है, जो इलाहाबाद में है वर्तमान में, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। इसकी रचना हरिसेन ने की थी और ये किस भाषा में अंकित की गई थी आप बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा संस्कृत। जी हाँ दोस्तों, ये संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था? चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था समुद्रगुप्त। जी हाँ दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, खाली जगह साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है। बताइए दोस्तों। किसके शासनकाल को या किस राजवंश के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है? बौद्ध, हर्ष, पोरस या गुप्त? जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा गुप्त। जी हाँ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ? बताइए दोस्तों, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ।
तो दोस्तों इसका उत्तर होगा डी, हर्षवर्धन। जी हाँ, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हर्षवर्धन शासक बना था 7वीं शताब्दी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे? जो कि दक्षिण भारतीय राजवंश है, वाकाटक राजवंश। जी, इसके संस्थापक कौन थे बताइए। तो दोस्तों इसका उत्तर है विंध्य शक्ति। जी हाँ, वाकाटक विंध्य शक्ति, व से व याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चोल अभिलेखों के अनुसार विद्यालयों के रखरखाव के लिए भूमि को क्या कहा जाता था? बताइए। देवदान, ब्रह्मदेव, शालाभोग या वेलन बगाई? दोस्तों वेलन बगाई किसान को दी गई भूमि को कहते थे, ब्रह्मदेव ब्राह्मण को दी गई भूमि को कहते थे, और देवदान मंदिर निर्माण के लिए दान की गई भूमि को कहते थे। विद्यालय रखरखाव के लिए दी गई भूमि को शालाभोग कहा करते थे। इसका सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहर पांड्य राजाओं की राजधानी है? बताइए। दोस्तों पांड्य राजाओं की राजधानी मदुरै। जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न है, कावेरी डेल्टा में मुत्रेयार की सत्ता थी, वे खाली जगह के पल्लव राजाओं के अधीनस्थ थे। बताइए कौन से पल्लव राजाओं के अधीनस्थ थे? तो इसका सही होगा कांचीपुरम। जी हाँ, मुत्रेयार कांचीपुरम पल्लव राजाओं के अधीनस्थ थे। जी हाँ। अगला प्रश्न है, चोल काल के दौरान मूवेंदवेलन और अरियार की उपाधियां थी, किसकी थी? राजा के पुत्र की, सेना के सेनापति की, धनी भूस्वामियों की, या राजा के मंत्री की थी? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों धनी भूस्वामी। जी, धनी भूस्वामियों को मूवेंदवेलन या फिर अरियार कहा करते थे उस वक्त चोल काल के दौरान। जी हाँ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की थी? दोस्तों रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे, इसलिए उन्होंने पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति की रचना की थी। 610 से लेकर 642 तक पुलकेशिन द्वितीय ने शासन किया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सातवाहन साम्राज्य की स्थापना लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? जी हाँ, ये पूछ रहे हैं आज से। आज अभी 2026 चल रहा है और ये प्रश्न पूछा गया था 23-24, 2 बार पूछा गया। अगर 2024 में मान लिया जाए तो सातवाहन साम्राज्य की स्थापना लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? दोस्तों सातवाहन साम्राज्य की स्थापना 60 ईसा पूर्व से 37 ईसा पूर्व के बीच में हुई थी। लगभग इसको 0 माना जा सकता है। 0 से लेकर 2024 तक लगभग 2024 साल होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब 2024 इसके ऑप्शन में नहीं है। 1700 है, 2800 है, 2400 है और 2100 है। ये कालक्रम काफ़ी नज़दीक है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बी, 2100। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कदमाई खाली जगह राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था। बताइए किस राजवंश में भू राजस्व का एक रूप था कदमाई? चोल, चालुक्य, कुषाण या गुप्त? दोस्तों कदमाई
चोल राजवंश में एक जमीन पर लगने वाला भू राजस्व कर था और चोल राजवंश में कुल 400 प्रकार के टैक्स हुआ करते थे दोस्तों, 400 टैक्स, जिसमें से एक था कदमाई जो जमीन पर लगता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वेट्टी खाली जगह शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया गया कर था। बताइए, नंद, चालुक्य, पल्लव या चोल? वेट्टी कौन से शासक कर वसूलते थे? वेट्टी कर भी दोस्तों चोल वसूलते थे, जो जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया जाता था। ये 2021 में पूछा गया प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 4वीं से लेकर 9वीं शताब्दी के बीच कांचीपुरम किस साम्राज्य की राजधानी थी? बताइए, कांचीपुरम पांड्य, चोल, पल्लव से चेर? दोस्तों, पांड्य राजवंश की राजधानी थी मदुरई। चोल राजवंश की राजधानी थी तंजावुर और चेर राजवंश की राजधानी थी कुलशेखरपुरम। ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्तर होगा पल्लव। पल्लव राजवंश की राजधानी थी कांचीपुरम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कांस्य की नटराज की प्रतिमा किसके शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी? जो काफ़ी फेमस है, जिसमें भगवान शिव तांडव कर रहे हैं। बताइए, किस राजवंश से संबंधित है? पल्लव, पांड्या, चेरा या चोल? दोस्तों, ये चोल राजवंश से संबंधित है, नटराज की कांस्य प्रतिमा। याद रखना दोस्तों, ये प्रश्न वापस रिपीट हो सकता है। 2019 में पूछा गया था, ये फिर से आ सकता है 2026 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए जिसने तंजौर पर कब्जा किया और इसके बाद आदित्य राजा बना। गंडादित्य, राजाधिराज, उत्तम, विजयालय? चोल साम्राज्य का संस्थापक दोस्तों विजयालय। ये प्रश्न 2 बार पूछा गया, 19 और 21। ये हो सकता है 26 में भी पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कर्नाटक के राष्ट्रकूट वंश के पहले और सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन थे जिन्होंने बादामी के चालुक्य वंश को हराया था? बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों। बादामी के कीर्तिवर्धन द्वितीय को हराया था दंतिदुर्ग ने। जी हाँ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दक्षिण के चोल शासकों के प्रभाव का काल था 17वीं शताब्दी ईस्वी सन, 9वीं शताब्दी ईस्वी सन, 19वीं शताब्दी ईस्वी सन, 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व? ईसा पूर्व दोस्तों हो नहीं सकता, 19वीं शताब्दी भी नहीं हो सकता, 17वीं शताब्दी हो नहीं सकता, 9वीं शताब्दी। जी हाँ, इसका बी सही होगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कंबलों के लिए और खाली जगह अपने सोने चांदी के पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। बताइए, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत या उत्तर भारत? जी हाँ, सोने और कीमती पत्थरों के लिए कौन सी जगह महत्वपूर्ण थी? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों दक्षिणी भारत। जी हाँ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पुस्तक बाणभट्ट द्वारा लिखित है? बताइए दोस्तों। बाणभट्ट बाणभट्ट द्वारा लिखित हर्षचरित्र। जी हाँ, बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, तो उन्होंने हर्षचरित्रम लिखी थी।
और उन्होंने एक किताब और लिखी थी जिसको कादम्बरी भी कहते हैं दोस्तों। जी हाँ, याद रखना, एक हर्ष चरित्रम और कादम्बरी, 2 किताबें लिखी थी, तो इसका सही उत्तर होगा बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चंदेला राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव का निर्माण करवाया था? जी हाँ, कंदरिया महादेव मंदिर है, उनका निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है, एमपी में। जी हाँ, जिसका निर्माण यशोवर्मन ने करवाया था 1025 ईस्वी में। याद रखना दोस्तों, ये 2 बार पूछा जा चुका है, ये फिर से पूछा जाएगा इस बार। अगला प्रश्न है, कंधार के द्विभाषी शैल शिलालेख किन 2 भाषाओं में लिखे गए थे? कंधार के द्विभाषी शैल शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे, बताइए। दोस्तों, ये कंधार के शिलालेख अशोक के समय के 260 ईसा पूर्व, अशोक का शासन का, तब के लिखे गए हैं। ये लिखे गए थे ग्रीक और अरेमाइक भाषा में। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द भारत के मंदिर स्थापत्य से संबंधित नहीं है? जी हाँ, भारत के मंदिर स्थापत्य की 3 कलाएं हैं, द्रविड़, बेसर और नागर। ये ऊर्ध्वर का नहीं है, तो इसका सही होगा बी। द्रविड़ शैली है, बेसर शैली है, नागर शैली है, ये तीनों मंदिर निर्माण की शैली है, लेकिन ये नहीं है दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, खाली जगह सारग्राही कला इलेक्ट्रिक आर्ट के उच्च स्तर को दर्शाता है, जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत की वास्तुकलाओं का सुमेलन मिश्रण हुआ है, बताइए। चालुक्य वंश की वास्तुकलाओं में दोस्तों पट्टदकल का नाम महत्वपूर्ण है, इसका सही उत्तर होगा बी। जी हाँ, ये यूनेस्को में भी दर्ज है, इसका नाम यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत के एंग्लो द्वारा रचित एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य? जी हाँ दोस्तों, बताइए, एंग्लो आदिकल द्वारा रचित तमिल महाकाव्य कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा शिल्पाधिकारम। जी हाँ, ये तमिल महाकाव्य है। इसमें 32 प्रकार के सूती वस्त्रों के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, शिल्पाधिकारम, 32 प्रकार के सूती वस्त्रों का उल्लेख इस ग्रंथ में मिलता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, खाली जगह स्थापत्य कला की एक शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ शैली के तत्वों का समावेश है। जी हाँ, उस शैली का नाम बताना जो नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का मिश्रण है। प्रशस्ति नहीं है, संहिता नहीं है, तोरण नहीं है, बेसर शैली दोस्तों। मंदिर निर्माण की 3 शैली है, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। जी हाँ, जो बेसर शैली है वो नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का मिश्रण है, ये दोस्तों ध्यान रखना। अगला प्रश्न, कल्हड़ एक लेखक थे जिन्होंने खाली जगह के राजाओं के बारे में एक संस्कृत कविता लिखी थी। मेवाड़ के राजाओं के बारे में, दिल्ली, विजयनगर या कश्मीर? दोस्तों, कल्हड़ ने कश्मीर के राजाओं के बारे में पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था राज तरंगिनी। राज तरंगिनी शाब्दिक अर्थ होता है इसका राजाओं की नदियाँ। ठीक है दोस्तों, राज तरंगिनी, राज से हो गया राजा और तरंगिनी यानी नदी, राजाओं की नदियाँ, जिसके लेखक थे कल्हड़
उन्होंने लिखी थी कश्मीर के राजाओं के बारे में, संस्कृत कविता थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल, गोपाल मिहिर भोज या लक्ष्मण सेन? दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय पटना में स्थित है और विक्रमशिला भागलपुर, ये भी बिहार में, और ये भी बिहार की राजधानी पटना में था। इसका निर्माण दोस्तों धर्मपाल ने करवाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नागर शैली वास्तुकला से निर्मित कौन से प्रसिद्ध मंदिर अपनी कामोत्तेजक या कामुक मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है? बताइए दोस्तों। ये मंदिर एमपी में स्थित है जिस पर कामुक मूर्तिकला की तस्वीरें बनी हुई है। एमपी में स्थित है, बताइए। खजुराहो, हम्पी, सोमनाथ या मीनाक्षी? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों खजुराहो। जी हाँ, जो कि चंदेल शासकों ने करवाया था खजुराहो मंदिर। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।